हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टैट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हिंदी। अब सभी सब्जेक्ट्स को हमको लेकर चलना है, इसलिए हम आज पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हिंदी का। तो हिंदी में हमें क्या देखना है, तो पहले हमको हिंदी में हमारा पहला जो टॉपिक है वह भाषा तथा व्याकरण। भाषा क्या है? आप भाषा जानते हैं और व्याकरण भी जानते हैं, बट इसको जब शब्दों में करना हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो दिमाग में हमारे घुसता है शब्द को कुछ अलग से दिखते हैं वो शब्द, लेकिन ऐसा नहीं है। वैसे हम देख लेते हैं इसमें। देखिए क्या कहा गया है। भाषा एक परिचय दिया है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। जो भाषा शब्द है, ये जो शब्द है, ये भाष शब्द संस्कृत के भाष धातु से हुई है, और जिसका अर्थ बोलना या कहना था। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है मतलब कि भाषा एक वो चीज है जिससे आप अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं दूसरों से, और दूसरे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं आपसे। दिया ध्वनि शब्द वाक्य अर्थ भाषा के अवयव है। जो ध्वनि है, शब्द वाक्य है, अर्थ है, ये भाषा के अवयव है। हम ध्वनि अथवा वर्ण तथा शब्दों के रूप में ही संप्रेषण को पूर्ण कर सकते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में शब्द का अर्थ मूल रूप से संप्रेषण होता है। यानी कि हम जो शब्द तो बोलते हैं, लेकिन जो शब्द हमारा संप्रेषण नहीं है, बल्कि उसका अर्थ संप्रेषण होता है, उससे जो मूल अर्थ निकलता है। तो इसी प्रकार के व्यक्ति संप्रेषण तथा अर्थ भाषा के व्यक्त रूप है। वस्तुतः भाषा वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव विचार तथा संवेदनाओं को संप्रेषित करता है, वो होता है। लेकिन जिसकी कहा जाना कि हम कहते हैं आम, हम आम वर्ड कहते तो हैं, लेकिन हमारे दिमाग में आम शब्द आ या पे आ की मात्रा फिर मौ ये नहीं आता। हमारे दिमाग में मैंगो छपता है, जो आम है उसका रियल रूप है वो आता है। तो कहने का यही मतलब है कि जो भाषा का मेन अर्थ है वो निकलता है संप्रेषण से, न कि शब्द। देखिए यहाँ क्या है, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो यहाँ प्रश्न बनता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वो है ध्वनि। और फिर दिया है ध्वनि, इसे वर्ण भी कहते हैं। और कई वर्णों के मिलने से जो सार्थक शब्द बनता है, यानी कि बिना शब्द का जब उन शब्द वर्णों को जोड़ा जाए और उनका अर्थ निकले, तभी वो शब्द कहलाएंगे, अन्यथा वो शब्द नहीं कहलाएंगे, जिनका अगर सार्थक अर्थ न निकले तो अर्थ से पृथक शब्द अर्थ से पृथक नहीं रहता। यानी कि शब्द वही होगा जिसका अर्थ होगा, और अर्थ वही होगा जिसका कोई शब्द होगा, अन्यथा ऐसा कोई शब्द नहीं होगा। अर्थ के अभाव में कोई भी शब्द निरर्थक ध्वनियों का मात्र एक समूह कहलाएगा। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है तथा दूसरों के विचारों को भी स्पष्ट रूप से समझ सकता है। यानी कि कहा उन्होंने बताया है कामता प्रसाद ने कि भाषा वो चीज है जिससे हम अपने भावनाओं को दूसरे से प्रकट करते हैं, दूसरे लोग अपनी भावनाओं को हम तक पहुंचाते हैं। और फिर आगे दिया है, लिपि वह ध्वनि संकेत है जिसके द्वारा भाषा का प्रसार तथा संरक्षण संभव है। लिपि जो अक्षर हम यूज करते हैं वो लिपि होती है। तो भाषा का संरक्षण लिपियों के माध्यम से होता है। जैसे लिखना होता है तो ये लिपि है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि भाषा का जो प्रसार है और संरक्षण संभव है वो लिपि के माध्यम से ही है, अन्यथा नहीं। और हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो यहाँ से उत्तर निकलेगा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जबकि यूरोपीय भाषाओं में रोमन अथवा ग्रीक लिपि में लिखा जाता है। जो अन्य देश है, यूरोपीय भाषाएं हैं, उसमें रोमन अथवा ग्रीक लिपि का इस्तेमाल होता है। फिर आगे आपको देखिए बताया भारत में भाषा के 3 रूप विद्यमान है, तो इसको भी देख लेते हैं हम। पहला है क्षेत्रीय बोलियां। भाषा के जिस रूप का प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है वो क्षेत्रीय बोली होती है, जो एक क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है। और इस तरह की बात है, भारत में 436 बोलियां हैं। फिर होता है परिनिष्ठ भाषा। वे भाषा जो व्याकरण ढांचे पर खरा उतर, यानी कि जो व्याकरण जो हमारा है उस पैमाने पर खरा उतरता है, तो वो हमारा होता है परिनिष्ठित भाषा। यहाँ पे दिया व्याकरण ढांचे में ढलकर एक व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है, तो उसे परिनिष्ठित भाषा का दर्जा मिलता है। जैसे खड़ी बोली हिंदी व्याकरण ढांचे में ढलकर परिनिष्ठ हिंदी के रूप में आज हमारे सामने प्रस्तुत है। फिर हमारा तीसरा है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? जब यही बोली, कौन सी? परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप ग्रहण करती है, बहुत जनसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है, तो वो राष्ट्रभाषा के रूप में उभर कर सामने आती है। तो ये हमारा हो गया भारत के भाषा के 3 रूप हो गए।
अब आगे देखिए क्या है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं भाषा के लिए, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में आते हैं। पहला है, राष्ट्रभाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण कर सकती है, भारत की राष्ट्रभाषा कहते हैं। लेकिन अभी तक आपको पता है कि भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, तो यहाँ प्रश्न ये बनेगा कि भारत की राष्ट्रभाषा, तो बिल्कुल ये प्रश्न ही नहीं बनता। बनेगा प्रश्न भारत की राजभाषा क्या है, तो भारत की राजभाषा हिंदी है, न कि राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, बल्कि राजभाषा है, क्योंकि उसे कागजी तौर पे यूज किया जाता है। लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में अभी हमारे देश में किसी भी भाषा को मान्यता नहीं मिली है। फिर आगे दिया है, हिंदी एक परिनिष्ठित भाषा है, यह खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप है। 10वीं शताब्दी के बाद अपना रूप ग्रहण कर प्रारंभ किया कि हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा और राजभाषा। हिंदी भाषा देखिए, फिर यहाँ पे दिया हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। तो राष्ट्रभाषा नहीं है, इसे हम सिर्फ अल्फाजों में यूज करते हैं, लेकिन साहित्यिक तौर पे देखा जाए या कागजी तौर पर देखा जाए तो हिंदी हमारी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। तो यहाँ से यही एक प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट है कि हिंदी हमारी कौन सी भाषा है। विकल्प दिए जाएंगे राजभाषा, राष्ट्रभाषा, या 2 और विकल्प और रहेंगे, तो आपका आंसर होगा राजभाषा। इसके अंतर्गत उत्तर भारत की जितनी भी बोलियां हैं वो इसी भाषा के अंतर्गत आती हैं, जो हिंदी की बोलियां कही जाती हैं। आगे देखिए क्या दिया गया है इसके बारे में। अब हिंदी भाषा का विकास, अब यहाँ पे विकास दिया गया है, क्या है, हिंदी को संस्कृत अथवा प्राकृत से निष्पन्न या निकाला गया है या निकला हुआ है। राहुल सांकेत्या ने हिंदी को संस्कृत या प्राकृत से निष्पन्न मानने पर प्रश्न किया, उन्होंने इसे नहीं माना। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि हिंदी बोलियां संस्कृत के समांतर लोक बोलियों में प्रचलित, जैसे कि लोक भाषा क्षेत्रीय भाषा होती है, उसी तरह से कि हिंदी बोली भी थी जो बोली जाती थी। और क्या हुआ, समय अंतराल पाकर इसने अपना अस्तित्व ग्रहण कर लिया और एक भाषा के रूप में उभर कर सामने आ गई। हिंदी का विकास आधुनिक कार्य भाषाओं के प्रभाव में हुआ है। जो हमारे आधुनिक कार्य क्रियाकलाप होते हैं, कागजी लेखा जोखा होता है, वो हमारी हिंदी भाषा में होता है। और दिया है, खड़ी बोली शौर सैनी अपभ्रंश से निष्पन्न हुई है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि आपकी खड़ी बोली कहाँ से निष्पन्न हुई है, तो शौर सैनी अपभ्रंश से निकली है हमारी हिंदी खड़ी बोली। और फिर आगे दिया है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में दिया है, देखिए दिया है, विकास होने लगी। दिया है, मुस्लिम रचनाकारों विशेषकर अमीर खुसरो ने इस भाषा में रचनाएं की तथा इसे हिंदी को क्या नाम दिया, हिंदवी नाम दिया। और यह हिंदवी कबीर, सूर तथा तुलसी की वाणी से मिलकर हिंदी हो गई। और आगे दिया है, हिंदवी अथवा हिंदी में खड़ी बोली के साथ ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी आदि के शब्दों तथा रूपों का प्रयोग हुआ, जिससे क्रम से हिंदी को विकसित किया। ऐतिहासिक तथा भौगोलिक दृष्टि से हिंदी को 5 उपभाषाएं ये हैं, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी तथा पहाड़ी हिंदी। इसके विस्तारता हस्ती बोलियों के अग्रलिखित सारणी है, एक सारणी है। इसमें आप देखिए इसे क्या दिया गया है, ये देखिए एक सारणी है दिया गया है। कौन कौन सी है हमारी 5 उपभाषाएं। देखिए यहाँ पे उपभाषाएं, तो ये कितनी है हमारी 5। हमारी 5 उपभाषाएं हैं। और जो हमारी बोलियां हैं, ये देखिए आपका बीच में बोलियां दिया गया है, और ये किस क्षेत्र में बोली जाती हैं ये भी यहाँ पे दिया गया है, ये किस क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो पहले हम देखते हैं जो हमारी उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। प्रश्न एकदम सही है, हमारी जो उपभाषाएं हैं वो 5 हैं और बोलियां जो हैं 18 हैं। ये प्रश्न एक बार आ चुका है, 22 और 18 को लेकर बहुत ही कॉम्प्रोमाइज हुआ था। मैं बता दूं कि 18 हमारी बोलियां हैं और 22 जो हमारे संविधान में भाषाओं को अंगीकृत किया गया है वो 22 भाषाएं हैं, और 18 बोलियां और 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, पहला उपभाषा कौन सी है हमारी, राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में कौन सी बोलियां आती है आपकी, राजस्थानी, मारवाड़ी और सिंधी। और ये किन क्षेत्रों में बोली जाती है, राजस्थान, सिंधी और मालवा में। फिर हमारा दूसरा जो उपभाषा है पश्चिमी हिंदी है, ये ब्रज इसकी कुल बोलियां हैं, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कौरवी, बुंदेली और कन्नौजी। और ये किन क्षेत्रों में बोली जाती है, तो ये बोली जाती है हरियाणा, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली में बोली जाती हैं। और हमारी तीसरी जो उपभाषा है वो पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी
ये अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में जो बोलियां हैं इसकी हैं। और ये कहाँ बोली जाती है? मध्य पूर्व उत्तर प्रदेश में, पूर्वी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में ये भाषाएं बोली जाती हैं। फिर जो हमारा है चौथी उपभाषा है वो बिहारी हिंदी है। बिहारी हिंदी में कौन सी बोलियां आती है? आपकी भोजपुरी आती है, मगही और मैथिली आती हैं। और ये किन क्षेत्रों में बोली जाती है? बिहार और झारखंड में। फिर हमारा जो पांचवी उपभाषा है वो पहाड़ी हिंदी है। ये कहाँ इनकी कौन कौन सी बोलियां हैं? तो गढ़वाली है, कुमायूनी है। और ये कहाँ बोली जाती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में ये भाषाएं बोली जाती हैं। तो भाषा क्या है? ये तो ये तालिका, और यहाँ ये तालिका आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां। और अभी क्या है? भाषा परिवर्तनशील एंड विकासोन्मुख होती है। भाषा का जो रूप है आप देखेंगे, जहाँ पे अगर 2 भाषी लोग मिल जाए तो एक नई भाषा वो यूज करने लगते हैं। थोड़ी उनकी भाषा बोलेंगे, थोड़ी अपनी भाषा बोलेंगे, जिससे एक नई भाषा का विकास हो जाता है। तो व्याकरण क्या है? देखिए व्याकरण अब दिया गया है, इसमें ज्यादा नहीं, बस इतना ही है। व्याकरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा भाषा को विशेषण तथा उनके मानक रूप में स्थिर किया गया है। किसी भाषा को बोलने तथा लिखने के नियमों को व्यवस्थित पद्धति व्याकरण कहलाती है। जिस भाषा में हम बोलते हैं, लिखते हैं, एक सलीका देते हैं जब उस भाषा को, तो वह व्याकरण कहलाता है। आगे दिया है, इसके द्वारा शब्दों को रूपों तथा प्रयोगों में निरूपित किया जाता है। यह भाषा को शुद्ध लिखने, उच्चारण करने तथा समझने का ज्ञान भी प्रदान करता है। हिंदी व्याकरण संस्कृत व्याकरण पर आधारित है। जो आपकी हिंदी है ये पूर्णतः संस्कृत पर आधारित है, लेकिन इसे स्वतंत्रता मानना अधिक समीचीन है क्योंकि इसकी विशेषताएं संस्कृति से अत्यधिक पृथक होने की प्रवृत्ति सामने लाती है। आगे देखिए क्या दिया है। आगे दिया है, हिंदी व्याकरण में 3 तत्वों के आधार पर अध्ययन की प्रक्रिया को स्वरूप प्रदान किया गया है। वो कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, ध्वनि विचार तथा वाक्य विचार। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक तो यहीं खत्म होता है, और जो अगला हमारा टॉपिक वो रहेगा वर्ण विचार, ध्वनि विचार और वाक्य विचारों से ही प्रारंभ होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।